हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम वी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, अपनी पावर पैक जो हमारी सीरीज़ है टॉप 500 की सीरीज़, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसमें क्वेश्चंस लेकर आए हैं एक्सटेंशन एंड इंजीनियरिंग के। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल मिस मत कीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये बहुत सारे एग्जाम्स में जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए एक्सटेंशन क्या होता है। एक्स मतलब होता है आउट, है ना, और टेंसियो मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग। तो एक्सटेंशन वो ब्रांच है जिसमें जो नॉलेज है, किसका नॉलेज है, जो भी आप टेक्निकल नो हाउ डेवलप कर रहे हैं वो फार्मर तक लेकर जाना। ये जो नॉलेज है ये रेस्ट्रिक्टेड ना रहे सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर रिसर्च स्टेशंस में, तो उसको फार्मर तक पहुंचाना ये एम है एक्सटेंशन का। ओके, तो यही होता है आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो डील करता है किस पे, कि आप जो एग्रीकल्चर टेक्निकल नो हाउ है उसको फार्मर तक स्ट्रेच कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसको फार्म मशीनरी भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसको, ताकि आपकी जो फार्मिंग हो वो इजी हो सके या आप उसको मैकेनाइज कर पाएँ, तो उसमें चाहे वो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट हो चाहे सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट हो, ईसी इंजन हो, आईसी इंजन हो, इन सबको आप जिस ब्रांच में डील करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, फार्म मशीनरी या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ओके, सो पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट केवीके। अब केवीके क्या होता है, देखो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र या फिर इसको फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका कृषि विज्ञान केंद्र। ओके, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कृषि विज्ञान केंद्र का, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवीके। चाहे आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवीके। ओके, सो केवीके का मतलब क्या होता है, कृषि विज्ञान केंद्र। तो यूजुअली क्या होते हैं, जो आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उससे अलाइंड होता है आपके केवीकेस। यहाँ पर आपका क्या होगा, एक्सटेंशन वर्कर प्रेजेंट होगा। अब एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं, क्या हुआ था ना कि जो फार्मर था उनको बेनिफिट पहुंचाना था, अब उनको बेनिफिट मिल नहीं रहा था, तो इस क्या हुआ, एक कमेटी का गठन किया गया। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, केवीके को स्टेब्लिश करिए। तो फिर केवीके का स्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या था, ताकि रूरल पॉपुलेशन हो उसको अपलिफ्ट कर सके एंड जो टेक्निकल नो हाउ है वो कहाँ तक पहुँच सके। एक्चुअली जो जिसके लिए जो हम वो बनाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उनको वो टेक्नोलॉजी मिल पाए। ओके, तो जो क्या होंगे हमारे फार्मर्स, तो फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए केवीके को स्टैब्लिश किया गया, ताकि आपका क्या है, जो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सारा काम कौन देखता है, केवीके देखता है। ओके, सो पहला केवीके कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, पहला केवीके स्टैब्लिश किया गया पौंडुचेरी में। ओके, जिसको आप पुदुचेरी कहते हैं। कौन सा कैंपस था, तो TNAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस था। करेंटली कितने केवीकेज हैं, तो 731 केवीकेज रनिंग है हमारी कंट्री में। ओके, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र अब किस तरह से ये क्या करता है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, किस तरह से, मीन्स जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है या फिर ट्रेनिंग है वो इम्पार्ट करता है। तो देखिए सबसे पहले ऑन फार्म रिसर्च है ना, ऑन फार्म रिसर्च का मतलब क्या होता है, या फिर ऑन फार्म टेस्टिंग भी हम इसे कहते हैं। तो ऑन फार्म टेस्टिंग मतलब केवीके अपनी फील्ड्स में या फिर क्या होते हैं, जो फार्मर की फील्ड में जो टेक्निकल नॉलेज है उसको डिसेमिनेट करता है। ओके, दूसरा होता है इन सर्विस ट्रेनिंग, तीसरा है वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स, है ना। तो फार्मर्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको क्या हो, वो स्किल डेवलप कर सकें और अपने आप को सस्टेन कर पाएँ। ओके, फार्म वुमेन एंड रूरल यूथ फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, अब डेमोन्स्ट्रेशन को भी आगे हम डील करेंगे, तो तभी हम वहाँ पर देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या करता है। ओके, सो पहला केवीके कब स्टैब्लिश हुआ था, 1974 में पौंडुचेरी में अंडर TNU कैंपस। ओके, और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कोलैबोरेटिव प्रिंसिपल ऑफ साइंटिस्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, एक्सटेंशन वर्कर। ओके, अब देखो जो आपके साइंटिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, फिर ये जो टेक्निकल नॉलेज होती है वो इम्पार्ट होती है किसको, जो आपके क्या होते हैं, एक्सटेंशन वर्कर होते हैं। फिर एक्सटेंशन वर्कर फार्मर तक की इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं। ओके, तो इसी को आप TNV सिस्टम भी कहते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। इसी पर एक और प्रोग्राम डेवलप हुआ था जिसको हम कहते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम, है ना। तो फार्मर की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए ये प्रोग्राम डेवलप हुआ था, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द आंसर अकॉर्डिंगली। देखिए आपके पास 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है। ओके, तो जब भी हम एक्सटेंशन को डील करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ क्या होते हैं,
ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। अब ऑडियो विजुअल एड्स को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, किसमें, ऑडियो में, विजुअल में और ऑडियो विजुअल में। ऑडियो मतलब जिसको आप सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे हो गया आपका रेडियो, टेलीफोनिक कॉल्स, ओके। विजुअल जिन्हें आप सिर्फ देख सकते हैं, जैसे ये पीपीटी हो गई, पीपीटी की ये स्लाइड हो गई जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, वीडियो नहीं है, पीपीटी, ओके। तो ये क्या हो गया विजुअल। फ्लैश कार्ड्स होते हैं एक्सटेंशन में, तो वो क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं, ओके। जो पेंटिंग्स होती है उनको आप देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल का मतलब क्या होता है कि जिसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो, ओके। जैसे कि आप क्या होता है टीवी में कोई मूवी देखते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ओके। ऐसे ही आपके पास क्या होता है पपेट शो, जो गाँव में होता था ना, गुड्डे गुड्डियों का नाच, जिसको हम क्या कहते हैं, पपेट शो कहते हैं, ओके। कठपुतली नाच जिसको हम कहते थे, ठीक है। तो पपेट शो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑडियो विजुअल का है। अब आपसे बोला गया है फिल्म शो इज अ ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। टीवी एंड रेडियो आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब देखिए कॉन्टैक्ट के मेथड ही, कॉन्टैक्ट मेथड में आता है इंडिविजुअल, ग्रुप और मास कॉन्टैक्ट मेथड। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जब आप पर्सन टू पर्सन डील कर रहे होते हैं, ओके। मतलब आपने टेलीफोनिक कॉल करी तो एक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो इसमें ना फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 2 to 30 पर्सन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि सेमिनार हो गया, सिंपोजियम हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, ग्रुप में। मास में मतलब आप अगर आप एक लार्ज टारगेट ऑडियंस को फीड कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मास कॉन्टैक्ट मेथड। जैसे क्या हो गया आपका टीवी, रेडियो, तो ये सब किस में आते हैं, मास कॉन्टैक्ट मेथड में आते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला गया टीवी एंड रेडियो आर अ मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। T&V सिस्टम जो अभी हमने डिस्कस किया ना, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, तो ये कब आया था, ये आया था 1974 में, 1970 में नहीं आया था, ओके। आगे चलते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ आत्मा। आत्मा क्या होती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफ की स्टेक होल्डर्स। कहाँ पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। किस लेवल पर होती है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि आत्मा कौन से लेवल पर होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसको हम क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ओके। एक होता है आपका एटिक, एटिक का मतलब होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ओके। अब देखिए यहाँ पर पंचायती राज से क्वेश्चन है, ओके। सो पंचायती राज में आपसे पूछा गया है बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था, पंचायत मतलब उन्होंने कौन सी रिकमेंडेशन दी थी, ओके। तो क्या हुआ, आपकी हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में बहुत से रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे थे, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने कह सकते हैं, जैसे कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट, CDP, NES, है ना। तो ये सारे रनिंग थे, लेकिन अब इनमें कुछ ना कुछ क्या था, लूप होल था, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, जो टारगेट ऑडियंस थी वो फिट नहीं हो पा रही थी। मींस अगर आपका क्या है, गांव देहात में रहने वाला कोई आदमी है, तो मान लीजिए कि उत्तराखंड के कोई विलेज में रहता है, तो उसको अपनी बात दिल्ली पहुंचाना कितना मुश्किल काम है। तो अब क्या किया गया, बलवंत राय मेहता जी को अपॉइंट किया गया और उनको कहा गया कि आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन किस तरह से निकाला जा सकता है। तो उन्होंने एक वर्ड दिया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब आप पावर को बांट दीजिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि अपना खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव चुनिए जो आपकी बात को एड्रेस कर सके, एज वेल एज आपको क्या लेकर आए, सोल्यूशन लेकर आए। तो उसको क्या कहते हैं हम, इन्होंने एक सिस्टम दिया जिसको हम कहते हैं 3 टियर सिस्टम। क्या दिया, 3 टियर सिस्टम। अब 3 टियर सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए विलेज लेवल पर होगी आपकी विलेज पंचायत, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ग्राम सभा होती है या फिर आपके जो विलेज के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, विलेज प्रधान कहते हैं। अब वो आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, साथ ही आपको सोल्यूशन देता है, ओके। फिर क्या होता है, एक उस पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर थे हम, इसको हम कर लेते हैं स्लाइड शो, ठीक है। हाँ तो कहाँ पर थे हम, तो आप विलेज लेवल पर होता है, दूसरा होता है आपका ब्लॉक लेवल पर, ठीक है, जिसको हम पंचायत समिति भी कहते हैं। फिर होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुना जाने वाला रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डायरेक्टली नहीं चुना जाता है लोकल पीपल से, वो आपके जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मिलकर चुनते हैं, ओके। तो उन्होंने क्या दिया था, 3 टियर सिस्टम दिया था। अगर आपसे पूछा जाएगा अशोक मेहता कमेटी, तो उन्होंने दिया था 2 टियर सिस्टम, ओके। सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज कहाँ पर अडॉप्ट किया गया, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में अडॉप्ट किया गया, ओके। तो 3 टियर स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब आप अपनी सरकार खुद से बनाएं, ओके, जो आपको रूल कर सके, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम को सुन सके, साथ ही आपको कोई सोल्यूशन भी दे सके, ओके। गवर्नमेंट बॉडीज फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 टियर सिस्टम की बात करेंगे तो 2 टियर सिस्टम किसने दिया था, अशोक मेहता कमेटी ने दिया था, ओके।
तो ये कुछ की पॉइंट्स है पंचायती राज के। ओके, सो बलवंत राय मेहता कमेटी कब स्टैब्लिश की गई, कब अपॉइंट हुई, 1957 में। तो ये स्टैब्लिश है इंडिया के हर एक पार्ट में, एक्सेप्ट आप देख सकते हैं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन पार्ट में ये जो पंचायती राज है वो स्टैब्लिश नहीं है। ये किस पर भी डिपेंड करता है, तो पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप 2 tier 3 tier सिस्टम रख सकते हैं। 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज, जिसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जो किस पर होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ओके, तो इस तरह से कुछ आपका क्या है, ये पंचायती राज के कुछ की पॉइंट्स है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, तो क्या था, रूरल प्रॉब्लम्स को या फिर रूरल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए या रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स लेकर आए गए। ओके, तो उसमें कुछ प्री इंडिपेंडेंस थे, कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस थे, जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट, श्री निकेतन प्रोजेक्ट, तो ये क्या थे, प्री इंडिपेंडेंस से। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या था, जैसे कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में आया, एल्बर्ट मेयर लेकर आए। ओके, और कहाँ आया, इटावा डिस्ट्रिक्ट यूपी। कोऑपरेटिव मूवमेंट 1904 में आया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, CDP, ओके, कब आया, 2 अक्टूबर 1952 में आया। इसका फोररनर पूछा जाएगा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट है। ओके, इटावा पायलट मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ओके, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NES जिसको हम कहते हैं, तो इसने क्या कहा, आप सेल्फ हेल्प कीजिए, यानी अपनी हेल्प खुद से कीजिए। ओके, तो ये क्या था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 2 अक्टूबर 1953 में आया। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। प्री इंडिपेंडेंस पूछा जाएगा तो कोऑपरेटिव मूवमेंट हो जाएगा। ओके, HYB बोला जाएगा तो हाइब्रिड सीड प्रोग्राम। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। एक्सटेंशन टीचिंग में कौन से जो स्टेप्स हैं वो करेक्ट हैं, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको याद रखना है, एडकास। ठीक है, तो एडकास क्या है, अटेंशन, ठीक है, आप अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्वेक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, तो ये क्या होते हैं, एडकास होता है आपका जो आपका करेक्ट सीक्वेंस है एक्सटेंशन टीचिंग में। ओके, तो क्या क्या देखिए यहाँ पर, अटेंशन, 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 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, डिज़ायर, डिज़ायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। ओके, तो एडकास्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए, जब हम बात कर रहे थे किसकी, डेमोन्स्ट्रेशन की, तो मैंने कहा था कि आगे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो 2 टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, वैसे यूजुअली 3 होते हैं, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, लेकिन नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया में यूजुअली फॉलो नहीं किया जाता है, तो मैथड है और रिजल्ट है। मैथड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपने जो आपका के वर्कर है या फिर एक्सटेंशन वर्कर है, वो बता रहा है कि आप लाइन सोइंग कीजिए, ब्रॉडकास्टिंग से बेटर है आप लाइन सोइंग करेंगे, आपको शील्ड मिलेगी। ओके, तो आप उसको करके बता रहे हैं कि एक्सटेंशन वर्क मतलब लाइन सोइंग होती है वो एक्चुअली की कैसे जाती है ना, तो आपने लाइन स्प्लिट करी और उसके बाद उसमें क्या करा, सीड सोइंग करी, उसके बाद उनको कवर कर दिया, तो ऐसा आपने उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, शोकेस करके दिखाया, उसको कहा जाता है मैथड डेमोन्स्ट्रेशन। मान लीजिए कोई ट्रैक्टर डेवलप हुआ, अब ट्रैक्टर को फार्मर तक लेकर जाना है, बताना है कि ट्रैक्टर किस तरह से वर्क करता है, तो आप कैसे बताएंगे, उसे पहले दिखाएंगे कि इस तरह से आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है और आपका ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, जब आप मेथड प्रेजेंट करते हैं, है ना, तो मेथड उन्हें करके दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, उसको कहा जाता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, काम, है ना। अब आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जो ईल्ड आ रही है वो ईल्ड बहुत अच्छी आ रही है ना, तो आप फार्मर को कैसे पता चलेगा कि जो लाइन सोएंगे उससे ईल्ड बहुत अच्छी आ रही है, आप उसे क्लेम तो करें, एंड में जब उसका रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट से कंपेयर होगा। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है वो आपकी रिजल्ट से कंपेयर होगी, यानी जो वर्थ डिसाइड करने वाला डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो नाम में ही है छुपा है यहाँ पर रिजल्ट। तो देखिए, विच मैथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज अ वे ऑफ शोकेसिंग द पीपल द वैल्यू वर्थ ऑफ एन इम्प्रूव प्रैक्टिस, है ना। तो आप कह रहे हैं कि आप लाइन सोइंग कीजिए, उसमें अच्छी ईल्ड आएगी, मतलब आप वर्थ बताएंगे, जब आपकी जो ईल्ड निकल कर आएगी तो वो खुद बता देगी कि आपको लाइन सोइंग करनी चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ओके, तो ये किसके लिए है, अडॉप्शन कर्व के लिए। तो अडॉप्शन कर्व आपने देखा होगा कि इसमें क्या होते हैं, आप देखेंगे इनोवेटर्स होते हैं, है ना, तो इनोवेटर्स होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लेगार्ड्स, तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई नया फ़ोन, आईफोन का नया वेरिएंट लॉन्च हुआ, तो कुछ ही एक पॉपुलेशन का कुछ ही एक हिस्सा होते हैं जो सबसे पहले किसी इनोवेशन को, इनोवेशन मतलब क्या होता है, एन आइडिया और समथिंग विच इज़ परसीव्ड एज न्यू, है ना, तो जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं, तो वो गया इनोवेशन। तो किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट
सबसे पहले बहुत ही मिनिमम पॉपुलेशन के कुछ लोग करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इनोवेटर्स कहते हैं। ओके, फिर आते हैं आपके अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी। ओके, तो अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी कितने होते हैं, 34। ओके, ये भी सही है, 2.5%। लेगार्ड्स बहुत रिलक्टेंट होते हैं, बहुत रेस्ट्रिक्टिव नेचर के होते हैं, और किसी भी इनोवेशन को एंड में क्या करते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं। 16% होते हैं पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये हो गए आपके लेगार्ड्स, ये करेक्ट नहीं है। लेगार्ड्स कितने होते हैं, 16% होते हैं। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च बाय ICAR। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। 1929 + 50 गोल्डन जुबली हो गया। 1979 में लॉन्च हुआ। ओके, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोग्राम था जो ICAR के गोल्डन जुबली पे लॉन्च हुआ था, है ना। तो ये था आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम। लैब टू लैंड प्रोग्राम का मतलब क्या था कि आप प्रॉब्लम लेकर लैब पे जाइए, और लैब से जो सोल्यूशन होगा उसको लैंड तक लेकर जाइए, ताकि जो फार्मर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, उसको एक्चुअली बेनिफिट मिल सके। ये हो गया आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम। ओके, ट्राइसम का मतलब क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज NES, जो हम कह चुके हैं, 2 अक्टूबर 1953, है ना। KVK क्या हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको हम क्या कहते हैं, फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। अब देखिए, ये है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर। तो मैन की जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, 0.1 HP। ओके, 0.5 to 0.75 HP ये होता है मीडियम साइज बुलक कार्ट। ओके, तो अगर आपसे मीडियम साइज बुलक कार्ट पूछा जाएगा तो 0.5 to 0.75 HP हो जाएगा। ओके, द एवरेज फोर्स दैट अ बुलक कार्ट कैन एक्सर्ट। तो एवरेज फोर्स कितना होता है, अपनी बॉडी का 1/10। ओके, तो इतना वो एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। तो आपके पास दो तरह के इंजन होते हैं, एक होता है पेट्रोल इंजन, एक होता है डीजल इंजन, है ना। तो एक में क्या होती है, जो कार्बोरेटर टाइप इंजन आप उसे कहते हैं, जहाँ पर क्या होती है, फ्यूल अंदर ही एयर के साथ मिक्स होती है। ओके, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है डीजल इंजन, तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी आपको बतानी है। ओके, तो ये 32 to, एक होता है आपका 25 से 32, ये किसकी होती है, पेट्रोल इंजन की होती है, और 32 से 38, 32 to 38 ये होती है आपकी डीजल इंजन की एफिशिएंसी। ओके, 32 to 38%। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, टिल्ट एंगल और डिस्क एंगल, टिल्ट एंगल ऑफ अ डिस्क प्लाउ पूछा गया आपको। ठीक है, तो टिल्ट एंगल कितना होता है। ओके, दो एंगल होते हैं, एक होता है टिल्ट एंगल, एक होता है डिस्क एंगल। तो डिस्क एंगल मतलब देखिए, टिल्ट एंगल कि आपका जो प्लेन से कितना टिल्ट हुआ है। ओके, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, तो ये 15% होता है। ओके, 15-25% आपका क्या होता है, टिल्ट एंगल होता है। डिस्क पूछा जाएगा तो 45 डिग्री आपका क्या होता है, सॉरी परसेंटेज नहीं, डिग्री। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका डिस्क एंगल होता है। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों के बहुत अच्छे से कमेंट्स आए हैं तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, हमको भी मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।